नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। राम रहीम 16वीं बार जेल से आया बाहर। डेरा प्रमुख को 5 महीने में मिली दूसरी पैरोल। 30 दिन सिरसा रहेगा। काफिले में पहुंची 8 महंगी गाड़ियां। साल 2017 से जेल में बंद है राम रहीम। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की हुई अहम बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में कई मुद्दों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में महिला पत्रकारों के एक समूह के साथ की विशेष मुलाकात। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए की जा रही विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। बोले, महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग हुआ सबसे ज्यादा प्रभावित। हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। अनिल विज ने कॉलेज के दिनों को किया याद। एसडी कॉलेज पूर्व छात्र सम्मेलन में गुनगुनाया गीत। अनिल विज ने पूर्व छात्र मिलन समारोह में बांटी पुरानी यादें। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया को फिर आया धमकी भरा कॉल। बोले, जब विधायक सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या होगा। धमकी भरे फोन के बाद पुलिस में शिकायत करवाई दर्ज। करनाल में कलयुगी पिता ने 3 महीने की बेटी का गला दबाकर की हत्या। हत्या कर नाले में फेंका शव। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। यमुनानगर में 12 साल की लड़की से दरिंदगी। 7 माह की प्रेग्नेंट निकली 12 साल की लड़की। स्कूल में अचानक तबीयत बिगड़ने से हुआ मामले का खुलासा। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का शाहबाद मंडी में धरना। सूरजमुखी खरीद शुरू न होने पर किसानों का प्रदर्शन। आढ़तियों पर अवैध वसूली के आरोप, एफआईआर की मांग। और हरियाणा में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। सिरसा में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। बाजारों और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फसलों पर भी पड़ा गर्मी का असर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। वह 30 दिन की पैरोल पर आज यानी मंगलवार को सुबह 6:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और करीब 9:15 बजे सिरसा डेरे पहुंच गया। उसके काफिले में 8 महंगी गाड़ियां शामिल थी। बता दें कि साध्वियों के यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम की ये 16वीं पैरोल है। इस साल के पहले 5 महीनों में ही वह दूसरी बार जेल से बाहर आया है। जनवरी 2026 में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी और वह फरवरी में वापस जेल लौटा था। वर्ष 2017 में सजा होने के बाद डेरा प्रमुख को इससे पहले 15 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। रोहतक जेल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए राम रहीम को सुबह जल्दी जेल से बाहर भेजा ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। सिरसा डेरे में राम रहीम के काफिले की एंट्री पिछले गेट से हुई। डेरामुखी के सिरसा पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर पहुंचा। सुबह डेरे में संगत कम थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ यहां भीड़ लगातार बढ़ती गई। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि पैरोल और फरलो में क्या फर्क होता है और राम रहीम कब और कितनी बार बाहर आया। सबसे पहले जानते हैं कि पैरोल क्या होती है, जिन पर राम रहीम बार बार बाहर आता है। अगर कैदी ने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे पैरोल मिल सकती है। स्पेशल कंडीशन में ही कैदियों को पैरोल मिलती है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या बीमारी हो, किसी करीबी की शादी हो या अन्य ज़रूरी वजह हो। पैरोल 2 तरह की होती है, रेगुलर और कस्टडी। रेगुलर पैरोल में कैदी आज़ाद रह सकता है, लेकिन कस्टडी पैरोल में कैदी के साथ पुलिस होती है। फरलो के बारे में भी जानिए। फरलो के लिए कैदी को किसी तरह की स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, ये उसका कानूनी अधिकार है। हर राज्य ने फरलो के लिए अपने रूल्स और गाइडलाइंस बनाई हैं। कई राज्यों के रूल्स और गाइडलाइंस कमोबेश एक जैसे ही हैं, लेकिन केवल फरलो पाने की प्रोसेस हर राज्य में अलग अलग है। अब आपको बताते हैं कि राम रहीम कब कब जेल से बाहर आया। गुरमीत राम रहीम को अक्टूबर 2020 से लेकर अभी तक कई बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। अक्टूबर 2020 1 दिन की पैरोल मेडिकल जांच के लिए। उसके बाद मई 2021 12 घंटे की पैरोल अपनी बीमार मां से मिलने के लिए। फरवरी 2022 21 दिन की फरलो गुरुग्राम में परिवार से मिलने के लिए, और ये पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिली थी। उसके बाद जून 2022 30 दिन की पैरोल हरियाणा नगर निगम चुनाव से पहले। अक्टूबर 2020 40 दिन की पैरोल हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव से पहले। जनवरी 2023
40 दिन की पैरोल। उसके बाद जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल और ठीक हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले मिली थी। इसके बाद नवंबर 2023 29 दिन की पैरोल, जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव से ये पहले राम रहीम को फिर से पैरोल मिली थी। जनवरी 2024 30 दिन की पैरोल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। अप्रैल 2024 21 दिन की फरलो। अगस्त 2024 21 दिन की फरलो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये फरलो राम रहीम को मिली थी। उसके बाद जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो, डेरा सच्चा सौदा का स्थापना महीना। इस महीने में स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते राम रहीम को पैरोल मिली थी। उसके बाद अगस्त 2025 40 दिन की पैरोल, सिरसा डेरे पहुंचा। उसके बाद जनवरी 2026 40 दिन की पैरोल, जिसमें वह सिरसा डेरे में ही रहा था। उसके बाद मई 2026 यानी आज 30 दिन की पैरोल और अभी भी वह सिरसा डेरे में ही रहेगा। हालांकि अब राम रहीम की रिहाई से उसके अनुयायी खुश हैं, लेकिन कई लोग इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसकी पैरोल को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे कानून का दुरुपयोग मानते हैं, जबकि डेरा समर्थक इसे उनके गुरु की वापसी के रूप में देखते हैं। ये पैरोल 30 दिनों तक चलेगी, जिस दौरान राम रहीम सिरसा में ही रहेगा। तो ऐसे में एक बार फिर राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई की मार को झेल रही है, लेकिन सरकार राहत देने की बजाय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। रोहतक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में अब भी कम हैं। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसकी बड़ी वजह डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी को बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। परिवहन खर्चे बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं महंगी हो रही हैं और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब तथा मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर जनता को राहत देने की मांग की। महंगाई जो है 8.3% बढ़ी है, वो अपने आप में 42 महीनों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है महंगाई का। इसका मतलब ये है गरीब आदमी पर, मध्यवर्गीय लोगों पर पिटाई हो रही है, उनके ऊपर बड़ी वो आ रहा है। और सरकार, केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, हरियाणा सरकार भी वैट कम नहीं कर रही। जो वैट हमारे समय में 9% था डीजल पेट्रोल पे, उन्होंने बढ़ाकर उसको 18% कर दिया। आज तो कम करना चाहिए उनको, कुछ तो राहत दे किसानों को और उनको गरीब आदमी को राहत दे। लेकिन वो राहत देने की वजह महंगाई बढ़ती जा रही है। ना राहत को किसान को दिया जा रहा है, जो किसान की MSP है उसमें महंगाई भी नहीं जोड़ी जा रही, जबकि इन कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा हुई और MSP बढ़ नहीं रही। और जो MSP अनाउंस भी करते हैं वो MSP मिलती नहीं है। ये आप देख रहे हैं। कोई भी चीज़ देखो, स्वास्थ्य देख लो, ये हाई कोर्ट ने अभी ये कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सर्विस, हेल्थ सर्विस का बुरा हाल है। कहीं डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें बाकायदा नंबर दिया, इतने भी उसमें नहीं है। मतलब जो WHO के जो वो है उसमें 1% भी, मतलब 1 लाख पर 1 डॉक्टर भी नहीं है हरियाणा में। कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज में आयोजित पूर्व छात्र मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए एक गीत भी गुनगुनाया। इस दौरान उन्होंने छात्र जीवन से लेकर राजनीति तक के अपने सफर के अनुभव को साझा किया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने आयोजित समिति को अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। अनिल विज ने कहा कि कॉलेज सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सपनों का बाजार होता है, जहां से युवा अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का
सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया को बीती रात को एक बार फिर फोन पर गाली गलौच और धमकियां दी गईं। विधायक ने इस मामले में पुलिस प्रशासन के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं उन्होंने विधायकों और आम जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया खुद मीडिया के सामने आए और इस पूरी घटना का खुलासा किया। उनके मुताबिक रात करीब 2 बजे उनके फोन पर एक कॉल आई जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने सीधे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्हें लगातार धमकियां दी। विधायक ने बताया कि केवल एक बार नहीं बल्कि इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी फोन आया। विधायक सेतिया ने पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल फिर से खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के 90 विधायकों की ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विधायक ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। रात को 2 बजे के करीब कॉल आई है और आगे से अब्यूजिंग लैंग्वेज में आदमी शुरू हो गया बोलना और थ्रेट्स देने लग गया। तो उसके बाद जैसे उसने भाषा इस्तेमाल करी उसकी भाषा में मैंने उसका जवाब दिया और पुलिस प्रशासन के बीच में जो है वो एप्लीकेशन दी है कि ये जो भी व्यक्ति है इसकी जांच की जाए। सर, आपने सवाल भी उठाया है पुलिस प्रशासन पर भी, रात को सो जाते हैं, रात को फोन नहीं उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, SHO साहब चेंज हो गए एक्चुअली, तो वो कई बार बीच में से उस तरीके की चीज़ें हो जाती है। मुझे सुबह पता लग गई थी और SHO साहब ने बाकायदा आज सारी जो है वो रिटन में स्टेटमेंट ली है। मैंने बगैर किसी नाम के फ़ोन नंबर दिया है कि ये इस नंबर से कॉल आया और इसने इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल किया और मुझे थ्रेट देने का काम किया। और जब दूसरी तीसरी कॉल थी फिर उसी के शब्दों में मैंने भी उसका जवाब दिया। सर देखिए, अब ये तो सरकार ने देखना है कि अगर 90 उनके मेंबर्स हैं विधानसभा के तो किस प्रकार से उनको सिक्योर रखना है, और उसके बाद अगर उनको ही ना सिक्योर रख पाए तो फिर आम जनता क्या अपेक्षा इस चीज़ से कर सकती है कि सरकार उनके जीवन को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके गंभीर है या नहीं। हरियाणा में गर्मी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2.5 डिग्री अधिक बना हुआ है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। सुबह ही गर्मी का असर देखा जा रहा है, वहीं दोपहर में गर्मी की तपिश और ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रोहतक में 45.3 डिग्री, भिवानी और बोपानिया में 44 डिग्री, नूह में 43.5 डिग्री तथा नारनौल में 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हिसार, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत और जींद सहित कई जिलों में तेज लू का असर देखने को मिला। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण दिन के समय बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा नजर आया। हालांकि दोपहर के समय लोग जिनको जरूरी काम था वो ही घरों से निकले। बावजूद तेज गर्म हवाओं के चलते सड़कें भी काफी हद तक खाली दिखाई दी। गर्मी का असर छोटे व्यापारियों और दैनिक गतिविधियों पर भी देखने को लगातार मिल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने हरियाणा के कई हिस्सों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा। ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासनिक तौर पे और पर्सनली तौर पे हमने इस चीज़ का मुख्य ख्याल रखा है कि कोई भी पेशेंट हीट वेव की उसमें ना आए, और हमने एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और धूप में ना निकलने की सलाह दी गई है। और हमने हमारे सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अस्पतालों के अंदर मुख्य तौर पर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे और उनके रख रखाव के लिए डॉक्टर्स को भी अत्यंत सूचना दे दी गई है, बल्कि उनसे रोज रिपोर्टिंग ली जा रही है कि कहीं कोई पेशेंट आया है या नहीं आया, और उनको मुख्य तौर पर उनको ट्रीट करने की सलाह दी गई है। सर, हमारे पास अभी तक कोई पेशेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है जो मुख्य तौर पर हीट स्ट्रोक के लिए हो, और ये अच्छी बात है। लेकिन अभी 9 तपे को देखते हुए जो 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा, इसमें हमें और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि बिना किसी वजह के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें और डिहाइड्रेशन का शिकार ना बनें।
हरियाणा के करनाल में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी 3 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को मुगल कनाल नाले में फेंक दिया। पत्नी को इसका पता चला तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। साथ ही उसे नाले पर ले जाकर बच्ची की तलाश में सर्च अभियान चलाया। कुछ देर बाद ही बच्ची के शव को नाले से बाहर निकाल लिया। हालांकि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह बताया कि वह मूल रूप से यूपी के बहराइच का रहने वाला है और करीब 4 महीने पहले ही करनाल में आकर रहने लगा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उस झगड़े का पता लगा रही है जिसकी वजह से युवक ने कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि जब युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया तो वह नशे में था। सूचना आई थी भी ऐसे एक अनीता महिला है, अनीता नाम की, उसकी गुड़िया है 3 महीने की, उसको उसका पति छीन के ले गया। हमारी पुलिस ने पूरी रात हमने पूरा मिलके सब ऑपरेशन किया इसका, तो 3 से 4 घंटे में हमने शॉट आउट कर दिया इसको और जो आरोपी पिता था इसका उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को अभी बरामद किया है। अभी पोस्टमार्टम कराएंगे। क्या कारण रहा है, किस वजह से? इनका फैमिली डिस्प्यूट चला हुआ था काफी दिन से, उसी को लेकर इनके आपस में अनबन रहती थी, तो उसी को इसके पिता छीन के ले गया और बाद में इसका गला रेत के इसको। बच्चे के पिता 3 महीने की गुड़िया है, क्या नाम? सोनू नाम है उसका। तो कहाँ से बरामद हुई है, किस जगह पे? ये अभी गंदा नाला है, यहाँ से हमने उस बच्चे को बरामद किया। की उसके बाद पहले हत्या की, उसका गला दबा के और फिर फेंके गए। कुछ कारण बताया गया? हाँ, उसको अरेस्ट कर लिया हमने, गिरफ्तार कर कुछ लिया। कारण बताया गया? कुछ फैमिली डिस्प्यूट थे इनके पहले ही। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र के शाहबाद अनाज मंडी की, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू न होने और आड़तियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चढ़ूनी ग्रुप के प्रवक्ता राकेश बैस ने कहा कि सरकार ने 25 मई से सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू करने का दावा किया था, लेकिन शाहबाद अनाज मंडी में अब तक एक भी दाना नहीं खरीदा गया। साथ ही किसानों का आरोप है कि मंडी में आड़तियों द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान यूनियन ने मांग की है कि सूरजमुखी की तुरंत सरकारी खरीद शुरू की जाए और अवैध वसूली करने वाले आड़तियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल शाहबाद अनाज मंडी में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस आश्वासन सामने नहीं आया है। 1 करोड़ 48 लाख रुपए पिछले साल अवैध वसूली करी गई मंडी के अंदर। केवल हरियाणा के अंदर एक मंडी है जो शाहबाद में अंदर वसूली हुई, बाकी हरियाणा में कहीं वसूली नहीं है, केवल शाहबाद मंडी में। भाई जब आड़त सरकार ने देनी है, आप 2.5% मांगो, हम आपके लोगों के साथ है। अब जितनी मांगनी मांगो, हम आप लोगों के साथ है। पर किसान पे क्यों वसूली लगा दी आपने? तो आप रिटर्न में दे दो हमें, ताकि हम कहीं ना कहीं कार्रवाई तो कर लें, कहीं लागत में पुआ दें उसको किसान की। वो भी लिख के नहीं देते, यानी कि गुपचुप तरीके से गरीब जो साहूकार नीति थी उसको लागू कर रहे हैं। उसको हम नहीं लागू कर सकते, क्या उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। यमुनानगर के छछरौली इलाके में एक 12 साल की मासूम बच्ची जो अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट पाई गई। इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब स्कूल में अचानक उस मासूम की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट ने सबके पैरों तलों से जमीन खिसका दी। डॉक्टरों ने साफ किया कि मासूम 7 महीने की गर्भवती है। मासूम का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है, जो यहाँ छछरौली के एक गांव में दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करता है। आरोप है कि इसी फैक्ट्री के मालिक के नौकर ने उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला सामने आते ही छछरौली थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। थाना छछरौली में सिविल हॉस्पिटल छछरौली से एक रिपोर्ट आई थी हमारे पास, रुका आया था कि एक छोटी लड़की है, वो प्रेग्नेंट है। तो उस बारे में हम वहाँ सूचना पाके वहाँ पे पहुंचे, तब हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसका मेडिकल कराया और 6 पॉक्सो में हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो उम्र 10 से 11 साल है, की उम्र 40 के करीब है। वो ड्राइवर था एक फैक्ट्री में, आयुर्वेदिक फैक्ट्री है एक गनौली गाँव में, वहाँ पे की भी वही उन्हीं के मतलब उन्होंने मकान बनाए हुए थे क्वार्टर्स जैसे लेबर के लिए, रहती थी वो उनके साथ ही। घर में है उसके 2 भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो मम्मी पापा हैं और एक और उनके साथ कोई पड़ोसी रहती है वहाँ पे। अगली बस उसको अरेस्ट किया, बाकी देखते हैं, बाकी मुलजिम है जो उनके बारे में भी करेंगे आगे कार्रवाई जो भी होगी हमसे।
फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साहिल और उसके साथी अनीश के कब्जे से 21 किलो 55 ग्राम गांजा बरामद किया। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के मुताबिक इस साल के पहले 5 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 204 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 193 केस दर्ज कर 231 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंदर एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमने एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो कि साहिल नाम से एक लड़का है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, काफ़ी इस तरीके एनडीपीएस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है और उससे 21 किलो 55 ग्राम लगभग एक जो गांजा है उसकी गाड़ी से उसको बरामद करा गया है। 23 तारीख की ये घटनाक्रम है जब हमारे ऊंचा गांव इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुंदर के पास इस कार्रवाई के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई थी गतिविधियों के बारे में, उसके ऊपर उन्होंने टिप ऑफ किया और उसके ऊपर नाकाबंदी करी और फिर जब मौके पर इंटरसेप्ट करा गया एक व्हीकल को जिसके अंदर ये सूचना थी कि साहिल और उसके अन्य कुछ साथी नशा और एनडीपीएस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को गैरकानूनी तरीके से अंजाम देते हैं, तो उस दौरान उनको इंटरसेप्ट करा गया और इंटरसेप्ट करने के दौरान जब उसकी छानबीन करी गई और जानकारी ली गई तो राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया गया और उसकी चेकिंग करवाई गई और तलाशी के दौरान उसके पास ये एनडीपीएस सब्सटेंस मिला, कमर्शियल क्वांटिटी का एनडीपीएस सब्सटेंस मिला, गांजा 21 किलो 55 ग्राम के आसपास, और उसी पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको मौके से वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करा गया और अब कोर्ट में न्यायालय में पेश करा जाएगा और उसके बाद इनको इस संबंध में पुलिस रिमांड पर लेके और गहनता से जानकारी प्राप्त करी जाएंगी। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जीटीसी न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।